नमस्कार। आज हम इतिहास की एक ऐसी केस फाइल खोलने जा रहे हैं जिस पर धूल की मोटी परतें जम चुकी हैं। एक ऐसी कहानी जिसे जानबूझकर भुला दिया गया। चलिए मेरे साथ खोलते हैं वर्ल्ड वॉर वन में भारत की वो फॉरगॉटन केस फाइल। 15 लाख ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन भारतीय सिपाहियों की तादाद है जिन्होंने एक ऐसे युद्ध में हिस्सा लिया जो असल में उनका था ही नहीं। जरा सोचिए, ये इतनी बड़ी फौज है कि आज दुनिया के कई देशों की कुल सेना भी इससे छोटी है। ये उस जमाने में इतिहास की सबसे बड़ी लामबंदी थी। तो इस तहकीकात का सबसे बड़ा और अहम सवाल यही है, इतनी बड़ी कहानी, इतनी बड़ी कुर्बानी आखिर हमारे इतिहास की किताबों में बस एक छोटे से कोने में क्यों सिमट कर रह गई? इसका असली सच क्या है? अब किसी भी तहकीकात में सबूत और गवाह बहुत जरूरी होते हैं। तो चलिए एक बहुत ही अहम गवाह की बात सुनते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि ब्रिटिश फील्ड मार्शल सर क्लॉड ऑचिनलेक हैं, जिन्होंने खुद कहा था अगर ब्रिटेन के पास भारतीय सेना न होती तो वो दोनों में से एक भी विश्व युद्ध नहीं जीत सकते थे। ये बयान अपने आप में कितना बड़ा सबूत है ना? तो चलिए अब इस केस फाइल को ऑफिशियली खोलते हैं। तारीख थी 4 अगस्त 1914। ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान किया, और क्योंकि भारत उस वक्त ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था तो बिना हमसे पूछे, बिना कोई सलाह किए हमें भी इस आग में झोंक दिया गया। मतलब फैसला लंदन में हो रहा था और कीमत चुका रहा था हिंदुस्तान। हमारी इन्वेस्टिगेशन का पहला पड़ाव भर्ती। मतलब ये जो 15 लाख सैनिकों की विशाल सेना बनी, ये आखिर बनी कैसे? क्या ये सब अपनी मर्जी से आए थे या फिर कहानी कुछ और ही है? ये चुनाव था या जबरदस्ती? और यहाँ पर सबूत हमें दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां बताते हैं। शुरुआत में अंग्रेजों ने अपनी मार्शल रेस थ्योरी का इस्तेमाल किया। उनका मानना था कि कुछ कौमें जैसे सिख, डोगरा और गोरखा पैदाइशी लड़ाकू होती हैं। इन लोगों के लिए फौज में जाना एक सम्मान की बात थी। लेकिन जैसे जैसे जंग लंबी खिंचती गई और लाशों के ढेर ऊंचे होते गए, ये वॉलंटियर्स कम पड़ने लगे। और तब भर्ती का एक दूसरा बहुत ही खौफनाक चेहरा सामने आया, जबरदस्ती का। और इस जबरदस्ती के खेल का मास्टरमाइंड था एक आदमी, पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओडायर। भर्ती का कोटा पूरा करने के लिए इस आदमी ने जुल्म की सारी हदें पार कर दी। जो गांव मदद नहीं करते उनका पानी रोक दिया जाता, उन पर भारी टैक्स लगा दिए जाते। मतलब लोगों को फौज में भेजने के लिए हर तरह का दबाव बनाया गया। भर्ती की गुत्थी तो हमने समझ ली। अब हमारी तहकीकात हमें ले जाएगी सीधे क्राइम सीन पर, यानी उन जंग के मैदानों पर जहां भारतीय सैनिकों के खून और बहादुरी के निशान आज भी मौजूद हैं। चलिए जरा सबूतों की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। 1914 में हमारे सैनिकों को फ्रांस और बेल्जियम की बर्फीली खाइयों में लड़ने भेज दिया गया, एक ऐसी लड़ाई जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। फिर 1916 में मेसोपोटामिया यानी आज के इराक में उन्होंने एक भयानक घेराबंदी का सामना किया, और 1918 में फिलिस्तीन में हाइफा की वो ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी जिसने घुड़सवार सेना का इतिहास ही बदल कर रख दिया। अब मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ एग्जिबिट ए, खुदा दाद खान, 129वीं बलूचिस रेजिमेंट के एक मशीन गनर। बेल्जियम में एक लड़ाई के दौरान उनकी पूरी टीम शहीद हो गई। वो खुद बुरी तरह घायल थे, लेकिन फिर भी अकेले अपनी मशीन गन से दुश्मन को रोके रखा, और इसी अदम्य साहस के लिए वो बने विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले पहले भारतीय। लेकिन बहादुरी के इन किस्सों के पीछे दर्द और खौफ की अनगिनत कहानियां भी थीं। एक सैनिक ने अपने घर चिट्ठी में लिखा था, ये युद्ध नहीं, ये महाभारत है। सोचिए वो क्या महसूस कर रहे होंगे जब वो एक अनजान देश में एक अनजान दुश्मन के लिए लड़ रहे थे। और फिर इतिहास में एक ऐसा पल आता है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है, हाइफा की लड़ाई। सोचकर देखिए, एक तरफ मॉडर्न मशीन गनें और तोपें, और दूसरी तरफ हमारे जोधपुर और मैसूर लांसर्स, सिर्फ भालों और तलवारों के साथ। और उन्होंने वो लड़ाई जीती। इसे आज भी इतिहास का आखिरी सबसे सफल घुड़सवार हमला माना जाता है, और इस हमले के हीरो थे मेजर दलपत सिंह। जंग के मैदान की बहादुरी तो हमने देख ली, लेकिन इस केस का एक और पहलू है, वो कीमत जो सरहदों से दूर हिंदुस्तान के घर घर में चुकाई जा रही थी। एक ऐसी कीमत जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। जरा इस नंबर को देखिए, 146 मिलियन पाउंड। आज के जमाने में ये खरबों रुपए हैं। ये वो रकम थी जो भारत ने ब्रिटेन को जंग लड़ने के लिए दी थी। और सुनिए, ये कोई लोन नहीं था, ये एक गिफ्ट था।
भारतीय टैक्स पेयर्स के पैसे से दिया गया तोहफा। मतलब हमारे जवान भी गए और हमारा खजाना भी। और जब देश का पैसा ऐसे बाहर जा रहा हो तो उसका असर किस पर पड़ता है? जाहिर है आम आदमी पर। ये चार्ट देखिए, अनाज की कीमतें लगभग दोगुनी हो गईं। कपड़ा, नमक, मिट्टी का तेल, सब कुछ आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया। मतलब देश में भुखमरी जैसे हालात पैदा हो गए। और जब लगा कि इससे बुरा और क्या होगा, तब आया एक खामोश कातिल, 1918 की स्पेनिश फ्लू महामारी। जंग की वजह से फैली भूखमरी और कुपोषण ने भारतीयों के शरीर को इतना कमजोर कर दिया था कि वो इस बीमारी से लड़ ही नहीं पाए। अनुमान है कि भारत में 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई। ये आंकड़ा जंग में मारे गए सैनिकों से कई गुना ज्यादा था। तो अब हम इस केस के आखिरी और शायद सबसे दर्दनाक मोड़ पर आ पहुंचे हैं। इतना खून, इतना पैसा, इतनी जानें, सब कुछ लुटाने के बाद इनाम क्या मिला? इनाम में मिला धोखा और नरसंहार। उस वक्त हर किसी को, हमारे नेताओं को भी उम्मीद थी कि इस वफादारी के बदले में, इस कुर्बानी के बदले में अंग्रेज हमें हमारे अधिकार देंगे, कुछ आज़ादी देंगे। लेकिन क्या ऐसा हुआ? इनाम में मिला रॉलेट एक्ट, एक ऐसा काला कानून जो कहता था कि ब्रिटिश सरकार किसी भी हिंदुस्तानी को बिना किसी सुनवाई, बिना किसी वकील के, बस शक की बना पर जेल में डाल सकती है। ये इनाम था? नहीं, ये हमारी आवाज को हमेशा के लिए कुचलने की एक साजिश थी। और इसी काले कानून का शांति से विरोध करने के लिए लोग जमा हुए थे जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919। वही पंजाब जिसने जंग के लिए सबसे ज्यादा बेटे भेजे थे, उसी पंजाब की धरती को सैकड़ों बेगुनाहों के खून से लाल कर दिया गया। सोचिए, जिस आज़ादी के लिए हमारे जवान दुनिया में लड़ रहे थे, उसी आज़ादी को उनके अपने ही घर में गोलियों से भून दिया गया। हमारी इस तहकीकात का अब ये आखिरी पड़ाव है। सवाल ये है कि उस कुर्बानी की विरासत का क्या हुआ? आज हम उस कहानी को कैसे याद करते हैं? हम सब दिल्ली के इंडिया गेट को जानते हैं, पर शायद हम ये अक्सर भूल जाते हैं कि वो सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। वो उन 74,000 से ज्यादा भारतीय सैनिकों का स्मारक है जो पहले विश्व युद्ध और दूसरे युद्धों में शहीद हुए। वो पत्थर की इमारत उन अनगिनत अनकही कहानियों की एक खामोश गवाह है। तो क्या ये केस यहीं बंद कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि असली सवाल तो अब शुरू होता है। हम इन भूले बिसरे सिपाहियों को कैसे याद रखें? इस इतिहास को कैसे समझें? एक ऐसा सच जिसे पहले अंग्रेजों ने अपने हिसाब से लिखा और फिर आज़ादी के बाद हमने खुद भी शायद उसे पूरी तरह से जानने की कोशिश नहीं की। देखिए, इस तरह की भूली बिसरी कहानियों को ढूंढकर आप तक लाने में बहुत मेहनत और सच कहूं तो हिम्मत भी लगती है। अगर आपको हमारा ये काम पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक एक सपोर्ट हमें ऐसी और सच्चाइयों को सामने लाने की ताकत देता है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। और याद रखिए, चैनल का नाम है स्पीकिंग ट्रूथ।